नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की बात और इन चुनावों के मद्देनजर जिस तरह से राजनीतिक दलों ने विज्ञापनों का धुआंधार एक तरह से बमबारी शुरू की है जनता के ऊपर, उस विज्ञापनों की बमबारी की बात हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि 5 साल सरकार चलाने वाली पार्टी को इन चुनाव के पहले तमाम चीजें जनता को याद दिलानी पड़ती हैं कि उसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, पहले ऐसा था, अब ऐसा है। हम बात करेंगे कि विपक्ष को जिस तरह की पहले परंपरा थी कि चुनाव के काफी पहले एक घोषणा पत्र आता था और उस घोषणा पत्र के जरिए विपक्ष मीडिया के साथ मीडिया की मदद से अपनी बात को अपने जो मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता था। लेकिन अब देखें तो विपक्ष की तरफ से भी विज्ञापनों पर ही सारा जोर है। अब चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, ये तमाम पार्टियां विज्ञापनों पर पूरा जोर देती है। कई कई पेजों ट्रस्ट के विज्ञापन दैनिक अखबारों में होते हैं। आपके जो विज्ञापन हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो पाठक हैं उनको भी बताने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये इस तरह से जो विज्ञापनों के जरिए जो एक भारी भरकम बजट अचानक चुनाव के ठीक पहले खर्च किया जाता है या लुटाया जाता है, ये क्या जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? हम इस पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी बात को जनता तक अपने घोषणा पत्र के जरिए पहुंचाने के बजाय इस तरह के साधनों का, विज्ञापनों का क्यों सहारा लेने को मजबूर हुए? आखिर क्या ऐसी बात है कि वो घोषणा पत्र पर जोर नहीं देते, वो विज्ञापन पर जोर देते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व नौकरशाह और उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में जवाबदेही और ईमानदारी की लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाने वाले विजय शंकर पांडे जी। थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। बातचीत की शुरुआत मैं हुसैन अफसर साहब आपसे करना चाहता हूं। ये जो मुद्दा है आप इसको किस तरह से देख, बहुत बहुत क्या शुक्रिया आपको लगता है गोविंद कि साहब, बहुत इतना बहुत शुक्रिया। जी, क्या फरमा रहे हैं? बहुत बहुत जी शुक्रिया क्या आपका कि आपको लगता आपने है जी इस जी 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 विषय में बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। ये सारा गोरखधंधा बहुत पुराना है और पहले ये बहुत छुप छुप कर होता था। इलेक्शन से करीब पेड न्यूज़ होती थी, इश्तिहारात होते थे, कुछ इस तरह से मदद की जाती थी मालिकान की और अखबार नवीसों की, पत्रकारों की, कि आम जनता तो सोच भी नहीं सकती थी। इसमें जो लोग जी बागी किस्म के थे उन्हीं ने कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाया और हमेशा वो एक महरूम रहे कि हम कम से कम उस कैटेगरी में नहीं हैं सरकार की कि जिसमें हमको खैरात दी जाए। इलेक्शन से पहले ये हमेशा हुआ है और अब ज़्यादा खुलकर होने लगा है और इस खुलने की वजह से वो दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि वो मालिकों को खुश करते हैं या दूसरी चीज़ होती है कि मालिकों का मुंह बंद करते हैं वो। जी इसमें ज़ाहिर है कि बड़े से बड़े अखबार जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, बड़े से बड़ा मालिक फ़ायदा उठाता है, जिसका इस तरह की अमाउंट का और इस तरह की राशि का कोई फ़ायदा अखबार में काम करने वाले लोगों को नहीं मिलता। उनको वही जी नपी-तुली तनख्वाह मिलती हैगी, उनको वही रात गए तक काम करना पड़ता है और उनको खबर भी नहीं होती कि किस तरह से पैसा आया और कहाँ गया। इसमें सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि अखबार बायस्ड हो जाते हैं और बायस्ड होने की वजह से वो सही खबरें और सही व्यूज जो होते हैं वो नहीं देते हैं और उनका सारा झुकाव जो होता है वो जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ होता है। अभी इस सरकार में भी यही हो रहा है और इसमें 400 गालिबन 400 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है जी और उसका बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अखबारों को विज्ञापनों का पुलिंदा कहा जा रहा है, कोई उसको पढ़ नहीं रहा है उन इश्तिहारों को और जो भी सही व्यूज होते हैं या जो भी सोसाइटी को बताना होती है वो चीज़ें अखबार नहीं करते, यूं ही
चापलूसी करते हैं, कमाते हैं और एक ऐसी राह इख्तियार कर लेते हैं जिससे आवाम को गुमराह भी किया जाता है। यानी गलत तरीके के डेटा देते हैं और उस डेटा से ये होता है कि सही लोग सोच समझ नहीं सकते कि उनका सही वोट किसको दें या किसको ना दें, वो फैसला नहीं कर पाते। और ये अब की बार जैसा आपने कहा कि ये एक धमाका और एक बहुत ही एक हमला जैसे मीडिया की हिमायत में किया गया है, और उसमें सबसे ज्यादा जो खराबी है वो मेरे नजदीक जो है वो उसमें चैनल्स के लिए जो पैसा दिया जा रहा है। तो अब इन हालात में वोटर्स, खास करके जो देही इलाकों में रहने वाले वोटर्स हैं, वो क्या समझेंगे? उनको जब बार बार झूठ, बार बार दावे और वादे किए जाते हैं और बार बार आंकड़ों की बाजीगरी में फंसाया जाता है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि इस तरह का इलेक्शन कोई बहुत ही अनबायस्ड होगा या बहुत सही राह दिखाई जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। वो वही करेंगे जो उनको खरीदना है और जिनको बिकना है वो बिकेंगे। बिल्कुल, एक तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश है और इसमें कोई पीछे नहीं है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, चाहे वो विपक्ष हो। कोई नहीं हर किसी की ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलकर विज्ञापनों के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश करे, उसमें कामयाब हो। ब्रजेश जी, आप इस पूरे जो विज्ञापन का जो ये पूरा चक्र है, इसको किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको लगता है कि ये जो विज्ञापन के जरिए पैसा देना है, ये इसके सिर्फ इतने तक ही बात सीमित है या इसके अलावा भी मीडिया को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे वो सत्ता से बाहर हो, वो पैसा खर्च करते हैं, वो दूसरी तरह से भी मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? ब्रजेश जी। अच्छा, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी जी। गोविंद जी, इस संबंध में मेरे अनुभव भी बहुत है और इस पर मैंने काम भी बहुत किया है जी। मैं 2009 की घटना एक बता रहा हूं। 2009 में एक लखनऊ में चुनाव हुआ था लोकसभा का। उसमें क्या हुआ था कि अखबारों की जगह खरीद ली गई थी जी। और रोज मैं पढ़ता था एक प्रत्याशी के लिए कि आज ब्राह्मण समाज उनके साथ आ गया, आज बलिया समाज आ गया, आज पिछड़ा वर्ग आ गया, आज मुस्लिम समाज पूरा आ गया। और मुझे लगा कि ये तो संख्या लगभग 100 में 99 हो रही है। जब सारा समाज आया जा रहा है तो ये संख्या 99 हो रही है। बीजेपी से लालजी टंडन चुनाव लड़ रहे थे तो वो उसको लेकर बहुत आक्रोशित थे तो उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया था। और वो समाचार की दृष्टि से वो कहते थे साहब आप विज्ञापन दीजिए, आप समाचार की दृष्टि से इसको ना कीजिए। उधर बताया जाता तो साहब वो जगह उन्होंने खरीदी है तो ये उनका अधिकार है, कुछ भी करेंगे। अब जब वो बहुत ऊब गए तो उन्होंने मीटिंग में बोलना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया अखबार के खिलाफ। और साहब इतने बिक गए हैं ये, और ये उन्होंने बताना शुरू किया। उसका और रिएक्शन शुरू हुआ, लोगों को लगा कि अच्छा इतना पैसा। और अंत में उसका रिजल्ट बहुत विपरीत गया, जबकि उसमें हमारे ख्याल से जो चुनाव में करीब 150-200 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था एक प्रत्याशी द्वारा। तो आप समझ लीजिए जिसका कोई भी विज्ञापन नहीं था वो चुनाव हार गए, मतलब जीत गए थे। मैं 2009 की घटना मैंने उसमें वो किया था। 2 क्षेत्रों को मैंने चुना था, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ और लखनऊ 2 थे। और दोनों में अखबारों की जगह खरीदी गई थी। और मुझे याद है कि कुछ लोग उस पे आए थे तो एक अखबार की जगह करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बिकी थी। 1 करोड़ से ज्यादा एक अखबार की। और फिर उसके बाद कई महीने पहले से शुरू कर दिया गया था। लेकिन आपको ताजुब होगा कि दोनों जगह चुनाव हार गए। अब दुनिया बहुत बदल गई है। लोग ये जो अपना समाज है ये एक प्रयोगशाला की तरह है और इसमें लोग अनुभव करते हैं कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
आप देखिए 2004 में, लेकिन जो नहीं होता उसके विपरीत परिणाम जाते हैं। 2004 में इंडिया साइनिंग का एक नारा दिया अटल जी ने और एनडीए सरकार ने। वास्तव में कुछ ऐसी बातें हुई थी, गुजरात दंगा हुआ था, तो अभियान चलाया था और बड़ा विज्ञापन दिए थे। परिणाम ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जो चुनाव जीतने, मतलब उनके समय कहा था चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनकी तो विज्ञापन का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर होता है मेरे ख्याल से। और आप इस तरह देखते चले आइए, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ जाएगा, यदि आप कर रहे हैं तो मैसेज आपके पक्ष में जाएगा। जी बिल्कुल, विज्ञापन का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव होता है। और विज्ञापन अगर विज्ञापन की तरह हो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन विज्ञापन अगर मीडिया का चेहरा बन जाए, और जैसे आपने कहा, अभी हुसैन भाई ने कहा कि अखबारों की हालत ये हो गई है कि अखबारों के आप पन्ने खोलिए तो वो सारे पन्ने जो हैं वो विज्ञापनों से रंगे हैं, खबर के लिए कहीं जगह नहीं। ऐसी स्थिति में इस तरह का जो विज्ञापनों के जरिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, पांडे साहब आपको क्या लगता है, क्या किसी भी सरकार के लिए जो सत्ता में है इस तरह से पैसा खर्च करना ये जायज है ठीक चुनाव के पहले? और जो विपक्षी दल हैं जिनको जो बार बार ये कहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी है, वो इस तरह का पैसा, हालांकि जो पेड न्यूज है उस पर अब कई तरह के शिकंजे हैं, कानूनी रोक है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मीडिया को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए गोविंद जी, ये इतना बड़ा रोग है जो हमारे देश की राजनीति में पूरी तरह से घुन की तरह इसको चाट, और इसने हमारी राजनीति को एकदम बदल के रख दिया है। जहां तक विज्ञापनों का प्रश्न है, अब लोगों के हमारी जो सरकार में चाहे पार्टी हो के बाहर हो, इनके पास जनता तक पहुंचने का यही माध्यम है, क्योंकि खुद तो दिखाई पड़ते नहीं, क्यों किस मुंह से जाएं। देखिए इस प्रश्न को जरा गंभीरता से लोग सोचे, आखिर ये किस मुंह से जाएं। सब जो जैसे लीजिए आप, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, 4 पार्टियां, चारों पार्टियां इस प्रदेश में कम से कम 10 साल सत्ता कर चुकी हैं। इस 10 साल में इतना नरक करती थी है कि जनता इनको दौड़ा के हटा देती थी। अब ये इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, के पास जनता के पास सीधे जाकर संवाद करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो करते क्या है ये दूर से जनता को भ्रमित करने के लिए विज्ञापन। इनके पास गोविंद जी रास्ता कुछ नहीं बचा सिवाय विज्ञापन के माध्यम से जनता के पास पहुंचने की कोशिश करें। अब देखिए जनता के पास क्या रहा है, जनता के पास सारे डिस्टॉर्टेड मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। आपको याद होगा 2012 के 14 के चुनाव से या 17 के चुनाव से पहले एक विज्ञापन आता था, यूपी में है दम के अपराध है कम, अपराध के कारण जनता बोल रही थी, और अमिताभ बच्चन टीवी पर दिन भर में 50 बार दिखाते थे, अखबार सारे भरे हुए थे। गोविंद जी, ये जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, ये ब्रजेश जी 2009 का उदाहरण से दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय ये खुला नंगा खेल, अखबार बिक चुके हैं। और देखिए अखबार आज से नहीं बिके हैं, ये पहले से बिके थे। अगर आपको मैं पीछे थोड़ा ले जाऊं, 1906 में गांधी जी ने एक हिंद स्वराज 60 पन्ने की पुस्तिका लिखी थी। उस समय चूंकि देश में अखबार तो ज्यादा थे नहीं, तो वो इंग्लिश अखबारों की, इंग्लैंड के अखबारों की बात कर रहे थे, और उन्होंने साफ लिखा था तब कि भाई देखो इन अखबारों को पढ़ना मत, क्योंकि ये उद्योगपतियों के और सरकारों के एकदम दलाल हैं। ये वही लिखते हैं इन बड़े बड़े समूहों को मदद मिलती है, इसलिए इनसे दूर रहना। उन्होंने आज से 115 साल पहले ये बात कह दी थी, जबकि इंग्लिश के अखबार और इंग्लैंड में आज आप कहेंगे कि हमारे देश, दुर्भाग्य की बात है, मैं कहना पड़ेगा कि हमारे देश अच्छी पत्रकारिता के बारे में तो 115 साल पहले कह रहे थे भाई देखो ये सब बिके हुए हैं। हमारे देश में जो हो रहा है वो आप बिल्कुल देख रहे होंगे। खबरें, ये पेड न्यूज की अब बात मत करिए गोविंद जी, ये सारी न्यूज ही पेड हो गई है। आप जो खबर आनी चाहिए वो आती नहीं, जो खबर नहीं आनी चाहिए उसको प्रचारित किया जाता है, गलत जो हुआ वो दिखेगा,
और जो नहीं हुआ उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा। ये हमारे अखबारों का रोज का धंधा हो गया। और जैसा कि अभी शुक्ला जी भी कह रहे थे कि देखिए ये सारे अखबार ये एक व्यापारिक तंत्र है, ये मुनाफे के खेल है, इनका न्यूज से कोई लेना देना रह नहीं गया है। तो इनका तो उद्देश्य है कि कैसे पैसा लिया जाए। आजकल आपको एक खबर सुनाई पड़ती होगी कि सारे जो चैनल्स थे जो बंद होने के कगार पे थे, वो उत्तर प्रदेश की चुनाव के कारण पुनर्जीवित हो गए हैं, क्योंकि पैसा अंधाधुंध उन्हें दिया जा रहा है और वो कोई देखे ना देखे लेकिन उनकी चाबी आ गई है। तो मीडिया पसंद है, टीवी पसंद है, अखबार पसंद है, बेचारी जनता ही तो शराब कूड़ा परोसा जा रहा है। तो बहुत दुखद सहालक आ गई है, सहालक आ गई है अखबारों में। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः भी ये माना जाता था कि जब चुनाव आते हैं तो मीडिया इंडस्ट्री के लिए वो एक अच्छा मौका होता है, विज्ञापन के जरिए पैसा आता है। लेकिन जब ये माना जाता था तब उसकी एक पवित्रता थी, यानी कि जो विज्ञापन था, विज्ञापन अखबारों के जगह नहीं खाता था, अखबारों जो खबरें हैं उनकी जगह नहीं खाता था। और ज्यादातर जो प्रचार करने की बात होती थी उसमें अपनी बात, वो पार्टी कैसे करना चाहती है, क्या करना चाहती है, इस तरह की बात होती थी। जो हालत हो गई है गोविंद, सब जानते हैं, हम और आप सब जानते हैं कि आज की स्थिति में लोकतंत्र नाम की चीज का गला घोट दिया गया है अच्छी तरीके से। अब वो थोड़ी बहुत सांसें बची हैं वो ले रहे हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल है। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले से ही काफी दिनों से, ये कोई अभी चुनाव में नहीं बिका है, पहले ही बिक चुका था। जो हालत है टीवी चैनल्स की पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं हम लोग, खास तौर से मेरे ख्याल साल भर से, 2 साल से सिलसिला चल रहा है कि और नक मस्तक होकर के काम कर रहे हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं। यही जर्नलिज्म हो गया है। तो जब डेमोक्रेसी के बेसिक मूल उद्देश्य, फंडामेंटल्स दबा दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे, उसमें उसकी एक कड़ी है मीडिया को खत्म कर देना। और आज की डेट में वही मीडिया, और अब मुझे ताज्जुब भी होता है कि मीडिया के तमाम ऐसे जर्नलिस्ट मैं देखता हूं जो समझते हैं कि उनके लिए ड्यूटी है कि सरकार की ही सेवा करना है, जबकि हमें सिखाया गया था कि हमें सरकार की कमियां, कुरीतियां, गलतियां ये हाईलाइट करनी चाहिए। तो नहीं होता है। और एडवर्टाइजमेंट के जरिए से, अभी कोई मामूली विज्ञापन नहीं है, ये बम्बार्डमेंट है, बमबारी जिसे कहते हैं, और झूठ की बमबारी है। और क्योंकि सरकार पे जो होता है, जो काबिज होता है सत्ता में, उसके पास तमाम इफरात में दौलत होती है, उसके पास दुनिया के रिसोर्सेज होते हैं। तो ये पहले भी होता था कि जो पावर में है वो खूब, लेकिन ऐसा नहीं कभी देखा मैंने। 44 साल हो गए मुझे लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। विजय पांडे जी बताएंगे कि ये कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, क्योंकि आप पार्टी कर सकती है, लेकिन सरकार इस तरीके का वो माहौल क्रिएट करे झूठ के आधार पे कि सब इससे पहले तो ये था, अब ये हो गया, हमने ये कर दिया, और हेट्रेड पैदा करे। आपने गौर करिए, ये मैं तो खुल के बोलने बात करता हूं, ज्यादातर विज्ञापनों में जब उन्हें दिखाना होता है कोई बुराई, तो उसमें कोई दाढ़ी वाला होता है, टोपी वाला होता है। कहने का मतलब ये है, सरकार ये कन्वे करना चाहती है कि ये सब चीजों की बुराइयों के दोषी मुसलमान है। इससे ज्यादा नहीं, लेकिन विज्ञापन सिर्फ बीजेपी की सरकार ही नहीं दे रही है, विज्ञापन तमाम राजनीतिक दल दे रहे हैं, और तमाम राजनीतिक दल झूठ। गोविंद तमाम राजनीतिक दलों क्या कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। उनके 4 पन्ने छपते हैं तो इनका आधा पन्ना छपता है, तो क्या कंपैरिजन है। सरकार जो सत्ता में होती है, जो पावर में पार्टी होती है, उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो दूसरी पार्टियों के पास होंगे, लेकिन वो खर्च करने में घबराते हैं, क्योंकि उनके पास तो उन्हें पावर में नहीं आएंगे तो नोट कहां से कमाएंगे, उनके पास भी नाजायज दौलत होती है। लेकिन अब आप आज ही का देख लीजिए, 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने अपनी उपलब्धियां छापी फ्रंट पेज पे, कई अखबारों में आया था ऐड, बड़ा रद्दी 3rd रेट ऐड था। उसमें ये तक नहीं कायदे से बता पाए थे कि उनके पास लगता है प्रॉपर एडवाइजर्स भी नहीं है, क्योंकि वही चीज को अच्छी तरीके से अगर हाईलाइट किया जाए तो प्रोमिनेंटली दिखता। आज उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने 4 पन्ने का टाइम्स ऑफ इंडिया और अखबारों में फ्रंट 4 पेजेस हैं जिसमें उपलब्धियां बता रहे हैं, और बड़ी बड़ी, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास कौन सी कमी है, हमारा आपका पैसा है, उड़ाओ। ये चीज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कंडेमेबल है, स्पेशली जब आप अपनी बड़ाइयां करिए कि हमने ये कर दिया, लेकिन आप ये करिए कि नफरत पैदा करें उसके जरिए से, जिससे आपको वोट मिल जाए। तो सरकार को राइट नहीं है वोट मांगने का, वोट मांगने का राइट है पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये जो डिस्टिंक्शन था
जो जरूरी है लोकतंत्र में, सरकार और पार्टी वो अलग अलग होना चाहिए। हम ये ठीक है कि ऑपोजिशन अब भी बहुत सी बातें झूठ बोलेगा, इलेक्शन में ये होता है, कर रहा है, लेकिन उनके झूठ का जो लेवल है वो इतना कम है कि इसके जो सरकार होती है उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके जरिए से वो बहुत झूठ का पुलिंदा बांधती जाती है और रिपीटेडली बांधती है। आप देख लीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सत्तारूढ़ दल जब बीएसपी थी, बीएसपी ने चुनाव के अंतिम जो 6 महीने थे उसमें जिस बजट को खर्च किया विज्ञापनों के लिए और विज्ञापन और मीडिया की सेवा के लिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई वो उससे लगभग दुगना हो गया। और जैसी की संभावना इस बार तो 400 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुपूरक बजट में भी रखे गए हैं। तो इस बार शायद 500 करोड़ रुपए पहले अनुपूरक बजट में है, 500 करोड़ एक में थे और 150 करोड़ 650 करोड़ है। जी जी, आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन हुसैन अफसर साहब, ये जो जिस तरह से ये पैसा है, आपको क्या लगता है कि ये जनता के पैसे, जनता के जो हिस्से के रकम है, जनता के हिस्से का बजट है, उस पर डाका है? आपको क्या लगता है? जैसे शरद प्रधान साहब ने कहा ये कि पहले पार्टी और जो सत्तारूढ़ जो हुकूमत होती थी उसमें एक लाइन थी बीच में, अब वो सब खत्म हो गई है। ये अब जो पार्टी है वही सत्ता है, वो जो सत्ता है वही पार्टी है। तो एक डिफरेंस, तो एक तो ये बात बहुत बुरी है कि जो भी जिस तरह की कैंपेनिंग चल रही है वो सरकार की तरफ से चली, जैसा उन्होंने खुद भी कहा सरकार की तरफ से चल रही है और सरकार में चेहरे जो है वो भाजपा के दिखाए जा रहे हैं। एक तो इतने आप अपनी उपलब्धियां लिखिए, इतने बड़े बड़े चेहरे और कटआउट उसमें लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आप उसका बखान कीजिए। ठीक है, उसमें आप डंडी मार के कर सकते हैं, करते ही है। आप तो पूरे के पूरे पेजेस डंडी मारी ही हो रही है कि मतलब ये कि नाप तोल के तो किया नहीं जा रहा है कुछ। और सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि ये तो आपने बजट की बात की कि अनुपूरक में 400 करोड़ थे, वो 500 ये थे वो थे, लेकिन असली चीज जो है कि पीछे से देने वाले कितने पैसे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी इस वजह से नहीं हो सकती चैनल्स पर या अखबारों पर कि जाहिर है कि वो होपू बने हुए हैं, वो सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट हैगा जो हमेशा चलता है, अब वो खुलकर बेशर्मी से शुरू हो गया है और इसमें बहुत रोल जो है वो सरकारी अधिकारियों का भी है और सूचना तंत्र का भी हैगा कि वो खरीदो फरोख्त करते हैं, वो अपने मन के पत्रकारों को खुश करते हैं, पत्रकार उनको खुश करते हैं। तो कोई इसमें कहीं पर कोई अब वो बैरियर रहा नहीं है। अब खुला खेल जिसको कहते हैं फर्रुखाबादी वो हो रहा है। चंद्रभूषण पांडे साहब ने किताब लिखी थी 40 साल, जो जी तकरीबन 35 साल हो गए इस किताब को लिखे हुए, 32-33 साल हो गए। उस किताब में पहली बार किसी ब्यूरोक्रेट ने या किसी जज ने ये लिखा कि किस तरीके से पत्रकार और संगठन समाचार पत्र किस तरह से बिकते हैं। और उसमें बड़ी शर्मनाक बात उस जमाने में थी। अब तो सीबी पांडे साहब देखते हैं और सोचते होंगे तो वो सर पीट लेते होंगे कि मैंने 35 साल पहले ही लिखा था सीबी पांडे साहब ने। तो उसमें आप बेशर्मी की बातें थी कि कितनी, इन्हें पत्रकारों का यह हाल था कि वो शराब की बोतलों पर छोड़िए, वो ड्रॉपर से अगर उनके मुंह में टपका दीजिएगा तो वो लिख देंगे आपके। ये तो हालत हो गई है हमारी, हम मोरालिटी का कहीं पर कोई जवाब ही नहीं है। तो ये जो मरज देखिए बढ़ेगा और इसका कोई वो नहीं है। उन्हीं ने बड़े बड़े नाम निकाल लिए हैं, एडिटोरियल नाम उसका हो गया है। अब आप दूसरे तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं सरकारों की और पार्टियों की, लेकिन ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है कि सिर्फ बीजेपी करे। बीजेपी के जमाने में जरा खुलकर हो गया, जरा नहीं काफी खुलकर हो गया, लेकिन हर आदमी हर पार्टी यही करती है और नहीं करेगी तो नौकरियां से आपको हाथ धोना पड़ेगा। मालिकान जो हैं उनके पेट और जेबें खूब भर रही हैं, लेकिन जो वो कमाते हैं, अभी इसमें करोड़ों रुपए एक अखबार कमा लेगा, एक अखबार, उनका सालक का जमाना है, लेकिन क्या उसमें बोनस बढ़ा के देंगे? वो कोई कुछ नहीं देगा, सिर्फ वो अपनी जेब भरेंगे और बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका क्या सोल्यूशन है? इन्होंने जो एडवर्टोरियल की बात करी, एक सेकंड लूंगा बस गोविंद, छोटी सी एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। एडवर्टोरियल की बात से मुझे याद आया कि ये पहली दफे हुआ है इस देश में कि किसी सरकार ने, यहाँ तक दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम में
एडवर्टोरियल छपवा दिया, मैंने नहीं कभी सुना था। और 3 पन्ने का एडवर्टोरियल, उसमें वाह तारीफ, वाह 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 योगी आदित्यनाथ की। वो तो बड़ी बाद में समझ में आया, शुरू में हुआ कि साहब क्या आर्टिकल छपा है, तो ये हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक पेज टाइम मैगजीन का कितना कॉस्ट करता होगा। एडवर्टोरियल भी कोई नई बात नहीं है, हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा। पिछली सरकारों में 2-3 सरकारें ऐसी रही हैं कि बड़े नामी गिरामी संपादकों को अपने नाम से आर्टिकल लिखने पड़े एडवर्टोरियल के तौर पर, क्योंकि वरना पार्टी और सरकार से कई करोड़ों का विज्ञापन नहीं मिलता। उस विज्ञापन को हासिल करने के लिए बड़े बड़े संपादकों को अपने नाम से एडवर्टोरियल लिखने पड़े थे, ये हमने देखा है। लेकिन ब्रजेश जी, अगर इस पूरे इस सिलसिले को हम देखें, इसमें 3-4 इसके पात्र हैं। एक है विज्ञापन देने वाले लोग, विज्ञापन देने वाला तंत्र, चाहे वो सरकार हो, राजनीतिक पार्टी हो। दूसरा जो मीडिया है उसको चलाने वाले लोग, और तीसरा जिसको हम पत्रकार कहते हैं वो। आप इसमें से सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं? इस तरह की जो भ्रष्ट प्रैक्टिस है, इस तरह की जो जनता को गुमराह करने वाला जो तरीका है अब वोट के लिए प्रभावित करने के लिए, आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार इनमें से किसको मानते हैं? देखिए गोविंद जी, ये नेतागण, ये सरकारें, ये तो काम करती रही हैं, इसी तरह करती रहेंगी और आगे खुल के करेंगी। खुलता मतलब कोई खुला खेल फरुक्काबाजी चल रहा है, होता रहेगा, आगे भी होगा। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। 2017 और 2019 में जब मैं चुनाव दौरा कर रहा था तो कई नेताओं ने मुझसे कहा कि साहब अरे मेरी उसकी खबर नहीं छपती है, मेरी कल मीटिंग है, ये भी नहीं खबर छपती है। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि साहब बताइए, इतना पैसा मैं दे नहीं सकता है और ये पाबंदी है कि आप इतना विज्ञापन दीजिए तब आपकी खबर छपेगी। बिल्कुल फिर आप उसमें जितना मीठा करता चले जाइए। मैंने देखा कि बड़ी से बड़ी सभाएं हुई और खबर बिल्कुल गोल कर दी गई वहां पर। मेरे लिए इससे बड़ा सर्वनाश क्या हो सकता था? क्या आप मतलब किसी की खबर हटा देंगे? लेकिन क्योंकि ऊपर से मालिकान ने कह दिया था कि साहब खबर यदि नहीं इतना विज्ञापन देते हैं तो खबर नहीं छपेगी। कैसे चुनाव लड़े जाएंगे फिर इस तरह? कैसे होगा ये? मैंने 2019 में देखा, 2017 में भी देखा। आप किसको दोष देंगे इसके लिए? वास्तव में ये एक पैसा उगाने का, चुनावी अखबारों के लिए पैसा उगाने का एक तंत्र है जो बाकायदे ये हो जाता है कि फलाने ऑफिस से 5 करोड़ रुपया लिया है, इतने प्रत्याशी हैं, सबसे इतना 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 इतना। अब बहुत नहीं दे पाते हैं, हर आदमी तो कुबेर है नहीं, तो बाकायदे उनकी ये नहीं खबर कि साहब कल इनकी एक मीटिंग होगी, उसमें समझ लीजिए मैंने तो ये केंद्रीय मंत्रियों की सूचना नहीं आई है कि केंद्रीय मंत्री ने मीटिंग की। मेरे लिए इससे ज्यादा सर्वनाक बात नहीं हो सकती थी। मैं आश्चर्यचकित था। अखबार खबर देने के लिए होते हैं कि ये शर्तें और ये बाकायदे ब्लैकमेलिंग के लिए होते हैं, लेकिन नहीं छपी। हमने कहा यार ये हो ही नहीं सकता कि कोई खबर न दे आपकी। हाँ, आप कल देख लीजिएगा। और मैंने देखा उसको। आप किसको जिम्मेदार मानते? बिल्कुल सही बात है। मीडिया में तो अब ये प्रवृत्ति है कि चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे जी गोविंद जी एक बात और कहना चाहते थे। उन्होंने बताया कई नेता प्रत्याशियों ने कि हम इतना पैसा देना चाहते हैं इनको विज्ञापन का, लेकिन इससे ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है, और ये डटे पड़े हैं उसी में। अब मैं क्या करूं? अब नहीं छाप रहे। बिल्कुल बिल्कुल ये जो बात आप कह रहे हैं, मीडिया में चाहे वो टेलीविजन चैनल्स हों, चाहे वो अखबार हों, बाकायदा चुनाव के पहले एक पूरी योजना बनती है इलेक्शन को किस तरह से किया जाएगा, और उसके लिए जो जिले में और निचले स्तर पर काम करने वाले लोग हैं उनके बाकायदा टारगेट तय किए जाते हैं कि फलाने जिले से, फलाने इलाके से इतना इतना पैसा आना चाहिए, इतना पैसा दिया जाना चाहिए। हालांकि पहले राजनीतिक दल कभी कभी इस तरह से पैसे देते थे, लेकिन वो अपनी तरफ से होते थे। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति को जानता हूं जो रायबरेली में थे, और एक बार कांग्रेस का एक कार्यक्रम उनको कवर करना था, काफी पहले की बात थी। तो वो उस कार्यक्रम में उस दिन गए नहीं, लेकिन उनके दफ्तर में एक लिफाफा आ गया
और उस लिफाफे में कुछ 1000 रुपए थे और वो बड़े शर्मिंदा हुए। वो थोड़ा नैतिकता पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने वो लिफाफा अपने दफ्तर लखनऊ में भिजवा दिया कि ये ऐसे-ऐसे आया था, मुझे नहीं पता इसका मुझे क्या करना है। लेकिन ये इक्का-दुक्का उदाहरण है। अब बाकायदा टारगेट फिक्स होते हैं अखबारों के या टेलीविज़न चैनलों के लिए, जो उनके राज्य स्तरीय संवाददाता हैं, राज्य स्तरीय ब्यूरो हैं या जिला स्तर के लोग हैं, बाकायदा टारगेट फिक्स किए जाते हैं। आप पांडे साहब, आप इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? आपका कोई इसके बारे में कोई सुझाव, आप क्या सोचते हैं? देखिए गोविंद जी, इसका अनुभव हम सबको है कि ये कहाँ से शुरू होता है। और मैं जी, सूचना विभाग में 4 साल प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश में था। जी, मैं आपको साफ बताऊं, जी, मैं अपना अनुभव बता दूं, 4 साल में एक भी एडिटोरियल नहीं छपने दिया मैंने, जबकि उसके लिए इतना ज्यादा संपादकों की तरफ से और मालिकों की तरफ से और क्या क्या मैं बताऊं, नाम लेने से फायदा नहीं, न कहने की जरूरत है। जी, देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ, देखिए जब तक राजनीतिक सत्ता पे बैठे लोग भ्रष्ट आचरण करेंगे, उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें फेक न्यूज की जरूरत पड़ेगी, इन्हें पेड न्यूज की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैं उदाहरण दूसरा दूं, यहाँ पर जो अभी शरद जी ने कहा उत्तर प्रदेश में जो हो रहा, वो तो इतना दुखद है कि मैं क्या बताऊं कि सत्ता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लेकर आप विद्वेष फैलाएं, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हो नहीं सकती। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, एक म्युनिसिपैलिटी वाला चीफ मिनिस्टर, उसका बजट 600 करोड़ है। मैं जब उत्तर प्रदेश में था, इतना बड़ा राज्य था, उसका बजट था 80 करोड़ और उसके एडवर्टीजमेंट पूरे देश में जाते, अरे तुम तो म्युनिसिपैलिटी के चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर भी नहीं हो। और उसके एडवर्टीजमेंट किस बात के एडवर्टीजमेंट? क्योंकि किया धरा तो है नहीं, मास्क ठीक से लगाइए, हाथ धोइए, ट्रैफिक पर अपनी लाइट ऑफ कर लीजिए, इंजन बंद कर लीजिए, ये हालत है एडवर्टीजमेंट का। और मुझे कोई संदेह नहीं कहने का कि इस दुर्भाग्यपूर्ण जो दौड़ है पैसा, टैक्स पेयर का पैसा फेक एडवर्टीजमेंट कराने का, इसके लिए एक आदमी जिम्मेदार, वो है अरविंद केजरीवाल। मैंने किसी और मुख्यमंत्री को इतने, देखिए मैं खुद रहा हूं इन पदों पर, इसलिए मैं कह सकता हूं आपसे, लोग बहुत करते थे एडवर्टीजमेंट, लेकिन इतना टैक्स पेयर के पैसे को लुटाने वाला मैंने दूसरा नहीं देखा। और उस रोग को पकड़ लिया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं सूचना विभाग में, उनके लिए नियत का कोई काम नहीं है, उन्होंने ये काम हमेशा से किया है। वो कुछ लोग मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि जब मैं एडिटोरियल नहीं देता था तो वो दूसरे प्राइवेट सोर्सेस से पैसा देकर एडिटोरियल छपा दिया करते थे प्रचार में। देखिए, राजनीतिक सत्ता भ्रष्ट जब तक रहेगी गोविंद जी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक इनका जनता से डिस्कनेक्ट है, ये मुंह दिखाने का भी जनता को नहीं है, तब तक ये अखबारों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और अखबारों को ये ब्राइब करेंगे। और देखिए, दूसरे पक्ष से आप उसके मानवीयता या इंटीग्रिटी की क्यों आप अपेक्षा करते हैं, जब आपके पास इंटीग्रिटी नहीं है? अखबार मालिक आपसे पैसा लेगा और अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भरत जी, समस्या बहुत गंभीर है। आपको क्या लगता है, इसका क्या निदान हो सकता है? इसका निदान तभी होगा जब भारत में नैतिकता नाम की चीज फिर से पैदा होगी। जो बिल्कुल जो विजय भाई ने कहा वही, कि भ्रष्ट इतना, पॉलिटिकल सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि सिर्फ सबको नाजायज चीज दिखती है और झूठ बोलने के पे मुझे अभी तो खतरा सबसे बड़ा ये लगता है कि ये सरकार जिसने पूरी पराकाष्ठा कर दी है झूठ की और विज्ञापनों के जरिए अपनी पब्लिसिटी की, वो अगर चली भी गई तो जो दूसरा आएगा वो सोचेगा यही सही तरीका है, क्योंकि उनमें भी कोई मोरालिटी नहीं है। वो सोचेंगे यही सही तरीका है और हम और आप जो है बैठ करके डिबेट में कंडेम करते रहेंगे। लेकिन हमारा फर्ज है यही कि जब तक आवाज उठा सकते हैं तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी। कम से कम कोई तो आवाज उठा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा है। तो आज यूट्यूब चैनल्स, इस तरीके के हमारे आपके जैसे लोग जो ठीक है, जो जिनको लगता है अंदर से तकलीफ होती है देख करके, उसके खिलाफ आवाज तो उठा रहे हैं। वरना अगर इस तरीके का, मुझे नहीं लगता कि आसानी से इतनी नैतिकता आने वाली है इस देश में, पॉलिटिशियंस में खासतौर से, क्योंकि अब तो ये रवैया हो गया कि जो क्वालिफिकेशन क्या है, इफरात में पैसा हो तब आप नेता बन सकते हैं। आप अगर गुंडे हो तो और बढ़िया आपका आसानी है, और पावर में आप आ गए तो फिर आप गुंडे भी नहीं है, क्योंकि आप शरीफ हो जाएंगे। आपको तो कहा जाएगा कि इनसे भला कोई व्यक्ति नहीं है जब तक आप पावर तक। बिल्कुल, चिंता बड़ी है, बड़ा सवाल है और समस्या भी बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि
निराश होने की शायद जरूरत नहीं है। जो जैसी परिस्थितियां हैं, जनता चीजों को खारिज करेगी, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। और अगर जनता खारिज करती है किसी को, तो मुझे लगता है कि जो पूरा विज्ञापन के जरिए झूठ को सच साबित करने की कोशिश है, विज्ञापन के जरिए एक तरह से तमाम बड़े-बड़े सपने दिखाने की कोशिश है, वो खुद ही धराशायी होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी जो कोशिश है एक निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, वो कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब आपके सुझाव, आपकी टिप्पणियाँ, आपके विचार हम तक पहुँचे। इसी से हमको ताकत मिलती है अपनी बात को और मजबूत तरीके से कहने की। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा ठीक भाई साहब।